What's the greatest threat right now that Israel faces? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. दुनिया में सिर्फ दो लोगों का कभी एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता। पहला तो है ताकतवर और दूसरा है बदमाश। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड ईरान दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा तेल है और सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस, और दुनिया भर की शिप्स जो ट्रेड करती हैं वो इसी ईरान से होते हुए पर्शियन गल्फ से आगे जाती हैं। तो इस हिसाब से दुनिया की इकोनॉमी पर ईरान का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी ईरान इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब उसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज अमेरिकन सैंक्शंस। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर इतनी ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखी हैं कि ईरान दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज के साथ कोई ट्रेड नहीं कर पाता। जब ट्रेड नहीं कर सकता तो डेफिनेटली ईरान वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज रहा है फ्रॉम लॉन्ग टाइम। अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ईरान ने इस बात को समझा है कि अगर हमें अमेरिका की इन सैंक्शंस से बचना है तो हमें अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा। आज के टाइम पर पावरफुल होने का ये मतलब नहीं है कि किस कंट्री के पास कितनी मिलिट्री है, बल्कि आज पावर डिफाइन होता है किसी कंट्री के पास एटम बम है या नहीं। अगर उसके पास है देन दैट कंट्री इज पावरफुल। फिर उसकी इकॉनमी चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में ना हो, इसके बावजूद भी वो कंट्री हमेशा राइज करती हैं। ओपनली एग्जाम्पल है हमारे सामने नॉर्थ कोरिया, जिसके पास इकॉनमी तो ज़मीन में गिरी है लेकिन एटम बम होने की वजह से अमेरिका को डरा रहा है। तो इसी वजह से ईरान भी चाहता था कि हमारे पास एटम बम आए। तो पिछले 20 साल से ईरान एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। अब जब ईरान के पास 90% यूरेनियम एनरिचमेंट हो चुका है, मींस अब वो एटम बम बनाने के सिर्फ एक कदम पीछे है, तो अमेरिका ईरान के सामने आया, बोला कि भाई आप एटम बम मत बनाओ। लेकिन ईरान ने बोला नहीं, आप तो डिकेड से हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो, हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रखी है। इन चीजों से बचने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पावरफुल हो जाए। तो अमेरिका ने सिंपल सा जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि आपका जितना भी यूरेनियम एनरिचमेंट है आप इसको खत्म कर दो, मींस एटम बम मत बनाओ। आपके पास जो सैंक्शंस हैं वो धीरे धीरे हम वापस उठा लेंगे। जिसके चलते जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आया है तो ईरान और अमेरिका के बीच ये डेलीगेशन चली थी न्यूक्लियर टॉक्स को लेके। अभी इन डेलीगेशंस का 5th फेज चल ही रहा था कि 13 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से एक अटैक लॉन्च किया, जिसने ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया। अब ऐसा नहीं है कि इसराइल ने पहली बार ईरान पर ऐसा अटैक किया, इससे पहले भी अटैक हो रहे थे, लेकिन इस टाइम जो कोऑर्डिनेटेड अटैक था, गल्फ वार से आज तक ईरान के ऊपर किसी ने ऐसा अटैक नहीं किया था। और अटैक भी इतना खतरनाक था कि एक ही झटके में ईरान का IRGC का हेड, ईरान का मिलिट्री हेड, ईरान की सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिसाइल बेसिस को इसराइल ने सक्सेसफुली हिट किया है। अटैक बहुत ही मैसिव था, जिसमें इसराइल के 200 एयरक्राफ्ट आए थे, जिन्होंने 5 फेज में आके 1 दर्जन से ज्यादा अटैक किए। अटैक की मेन साइट्स थी नतांज, इस्फहान और फिरदौस, यानी वो जगह जहां से ईरान एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा था। अब चूंकि अटैक कितना ज्यादा मैसिव था और IRGC, मिलिट्री हेड, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इन सबको डिस्ट्रॉय इसराइल पहले ही कर चुका है, तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि शायद अब ईरान वापस जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि मिलिट्री का हेड मर चुका है और न्यूक्लियर बेसिस खत्म हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने अगले 2 दिनों तक 15 और 16 जून को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से 200 मिसाइल और कुछ ड्रोन्स इसराइल के ऊपर दागे। अब इन ड्रोन्स और 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स ने जब एक साथ इसराइल के ऊपर बमबारी की तो आयरन डोम और इसराइल के दूसरे डिफेंसिव लेयर्स इसको डिटेक्ट करने में बिल्कुल अनसक्सेसफुल हुए, जिसकी वजह से इन मिसाइल्स ने इसराइल की बहुत सारी जगहों को हिट किया है, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट थी इसराइल की कैपिटल तल अवीव। यानी इनडायरेक्टली ईरान ने इसराइल को यह मैसेज दिया है कि हमें भी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम आपकी कैपिटल सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कुल मिलाकर 10 से 18 लोग मारे गए और 100 से 200 तक जख्मी हो चुके हैं। अब अगर इसराइल और ईरान का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो मिलिटरली डेफिनेटली ईरान बहुत ही पावरफुल है इसराइल से, लेकिन इसराइल के पास बहुत ही मॉडर्न और पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसका ईरान कहीं से कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। लेकिन दैट डजंट मीन कि ये वार वन साइडेड है, क्योंकि इसराइल का अगर देखा जाए तो साइज बहुत छोटा सा है, इसलिए दुश्मन कंट्री यानी एनिमी को बहुत आसान होगा इसराइल को टारगेट करना। अगर मान लो ईरान ने 4 सिटीज को डिस्ट्रॉय किए हैं तो टोटल उनके पास 8 ही हैं, तो आधा इसराइल तो पहले ही खत्म हो चुका है। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो इसराइल अगर 4 सिटीज ईरान में डिस्ट्रॉय करेगा, अब ईरान के पास 400 और सिटीज होगी, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ईरान का एक अपर एज है इसराइल के ऊपर। लेकिन इसराइल के पास दूसरा भी पावरफुल है कि उसके बैक में USA खड़ा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया ही क्यों? क्योंकि ईरान कहता है मेरे पास तो एटम बम इसलिए होना चाहिए ताकि मेरे ऊपर जो सैंक्शन है मैं उनको हटवा सकूं, दुनिया में अपना दबदबा बना सकूं। तो इसराइल को इसे क्या दिक्कत थी? अब आपको पता है दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबका अपना एक एक विजन होता है। कोई कहता है कि मैं स्पेस में कंट्री को आगे ले जाऊंगा, कोई कहता है मैं इकोनॉमी को आगे बढ़ाऊंगा, कोई कहता है एजुकेशन को आगे बढ़ाऊंगा। इसी तरह से ईरान की जो गवर्नमेंट है उनका क्या विजन है? ना ही उनका विजन एजुकेशन है, ना ही हेल्थ केयर, ना ही कुछ इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। उनका सिर्फ एक ही विजन है, वो है इसराइल को डिस्ट्रॉय करना। जी हाँ, आपके लिए शायद ये शॉकिंग होगा, लेकिन ईरान की गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही विजन है जिसके नाम पे वो लोगों से वोट्स लेते हैं, एंड दैट इज टू डिस्ट्रॉय द इसराइल। इसी वजह से ईरान के पास एटम बम होना इसराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है।
एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब जो कि इजराइल की वजूद को कभी मिटा सकता है। इसलिए आप देखोगे जब अटैक हुआ तो इजरायली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरव्यू दिया कि हमने इजराइल के ऊपर एक प्रिमिटिव अटैक किया। प्रिमिटिव अटैक का मतलब होता है कि मुझे लगता था ये मुझ पर अटैक करेगा, इसलिए मैंने पहले ही इस पर अटैक किया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार ईरान के पास एटम बम आ गया तो फिर इजराइल की एग्जिस्टेंस हमेशा खतरे में रहेगी। इस वजह से इजराइल 2011 से ही, जब से ईरान ने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, पहले तो 2019 में कासिम सुलेमानी जो कि IRGC का हेड था उसको मरवा दिया। उसके बाद ईरान के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादई उसको मरवाया। अब कई कॉन्स्पिरेसीज ये भी हैं कि लास्ट ईयर जो ईरान का प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का प्लेन क्रैश हुआ था उसके पीछे भी इजराइल का ही हाथ है। अब इस बार फिर से बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट IRGC के हेड और मिलिट्री कमांडर्स को इजराइल ने मार गिराया ताकि ईरान को इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करे कि ये फिर से एटम बम बनाने की कुवत में कभी नहीं आना चाहिए। अब इजराइल ने जो ये प्रिमिटिव स्ट्राइक किए हैं ईरान पे, ये डेफिनेटली एक टेररिज्म ही है, क्योंकि किसी कंट्री की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी पर हमला करना ये बहुत ही बड़ा वार क्राइम है। लेकिन आपको भी पता है इजराइल की डिप्लोमेसी और लॉबिंग जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में है, इस हिसाब से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वेस्ट की कोई भी कंट्री इसको कंडम करे। और बाकी यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन उनकी तो आपको पता ही है क्रेडिबिलिटी क्या रही है। और जब से इजराइल ने जेनोसाइड स्टार्ट किया है पैलेस्टाइन में, तब से दुनिया ने देख ही लिया है कि यूनाइटेड नेशन के पास कितना ज्यादा पावर है। यानी एक छोटी सी कंट्री इजराइल से वो जेनोसाइड नहीं रुकवा पाए तो कहां से ईरान और इजराइल का वार रोक सकेंगे। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। अब इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इजरायली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने यही कहा है कि हम तब तक ईरान के ऊपर वार कंटिन्यू करेंगे जब तक कि इनकी थियोक्रेसी रिजिम यानी अली खामनाई की गवर्नमेंट कोलैप्स न कर जाए, जबकि इसके अपोजिट में ईरान का अभी तक कोई ऑफिशियल मोटो सामने नहीं आया है। तो इस हिसाब से लगता है डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वार बहुत टाइम तक चलने वाली है। और इसमें सबसे बड़ा डेंजर ये है कि अगर इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को मार दिया तो ये वर्ल्ड वार 3 में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि रशिया के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं ईरान में। अब इजराइल ने अगर ईरान को डिस्ट्रॉय किया है उसका इनडायरेक्ट मतलब यही है कि अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हुकूमत होगी, तो रशिया चुप नहीं बैठने वाला है, वो डेफिनेटली ईरान को एट द लास्ट पॉइंट हेल्प करने आएगा ही। जब तक ईरान और इजराइल के बीच में ये जंग रहेगी तब तक यही दो कंट्रीज आपस में लड़ती रहेगी। लेकिन अगर ईरान ने अमेरिका की किसी एसेट को नुकसान पहुंचाया तो फिर अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और दूसरी तरफ से रशिया भी आएगा। तब हम बोल सकते हैं कि हम वर्ल्ड वार 3 के बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। बट हम यही विश करते हैं कि जल्द से जल्द दोनों कंट्रीज के बीच में कोई पीस एग्रीमेंट सामने आ जाए। लेकिन फिर वही बात कि हमारे विश करने से कुछ होगा नहीं, तो आगे जो होगा आई विल बी अपडेटिंग यू ऑन दिस सेम चैनल। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।